जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी का है। दैट इज़ चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम योर रिकमेंडेड बुक, दैट इज़ एंडरसन एंड स्विनी, स्टैटिस्टिक्स फॉर बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4 इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी है क्या। प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ जनरल जो हैं वो क्वेश्चंस देखेंगे जो कि मैनेजर्स जो हैं या जब भी आप कोई बिजनेस रन कर रहे हैं तो आपको जब आप डिसीजन करते हैं तो आप इन चीज़ों को ज़रूर मद्देनज़र रखते हैं। जिनमें जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि आप कोई भी बिजनेस रन कर रहे हैं तो आप उसमें देखते हैं कि आपकी क्या चांसेस हैं कि आप अगर आप उस अपनी प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज कर देंगे तो सेल्स डिक्रीज होने के किसने कितने चांसेस हैं। ठीक है, सो व्हाट आर द चांसेस दैट सेल्स विल डिक्रीज इफ वी इंक्रीज प्राइसेस। ठीक है, आप बीइंग एज अ मैनेजर हमेशा जब भी कोई डिसीजन लेते हैं तो आप इस क्वेश्चन को ज़रूर मद्देनजर रखते हैं। या अगर आप किसी प्रोडक्शन लाइन में है तो आप ये सोच रहे होते हैं कि व्हाट इज़ द लाइकलीहुड अ न्यू असेंबली मेथड विल इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, कि अगर हम लोग एक नया असेंबली मेथड यूज़ करें तो उससे हमारी प्रोडक्टिविटी के इंक्रीज होने के कितने चांसेस हैं। या आपने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, आपने घर बनाना शुरू किया है तो आप अंदाज़ा लगा रहे होते हैं कि ये घर जो है क्या ये घर टाइम पे मुकम्मल हो पाएगा। ठीक है, और फिर आप जनरली आखिर में कह रहे होते हैं बस जी 70% मुकम्मल हो गया, 80% मुकम्मल हो गया। तो आप एक्चुअल में क्या क्वेश्चन रेज कर रहे होते हो अपने दिमाग में, हाउ लाइकली इज दैट द प्रोजेक्ट विल बी फिनिश्ड ऑन टाइम। और आप कहीं किसी जगह पे इन्वेस्टमेंट, आपके पास पैसे हैं तो आप इन्वेस्टमेंट किसी ऐसी जगह पे करना पसंद करोगे जहाँ पे आपके पास आप उससे प्रॉफिट जनरेट कर पाओ। ठीक है, तो आप लोग डेली लाइफ में ये यूज़ कर रहे होते हैं कि अगर मैं 5 लाख रुपया लगाऊंगा तो मुझे इतना प्रॉफिट आएगा, चांस है कि मेरे पास इतना प्रॉफिट आएगा। तो आप जो क्वेश्चन एक्चुअली रेज कर रहे होते हो वो होता है व्हाट इज़ द चांस दैट अ न्यू इन्वेस्टमेंट विल बी प्रॉफिटेबल। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप डेली लाइफ के अंदर अपनी चीज़ों के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हो। ठीक है, चाहे वो आपका बिजनेस रिलेटेड हो, चाहे वो आपका किसी प्रोजेक्ट के रिलेटेड हो, चाहे वो आपका प्रोडक्शन के रिलेटेड हो, चाहे वो किसी प्रोजेक्ट को की फिनिशिंग टाइम हो या कोई इन्वेस्टमेंट के हवाले से हो। तो आप लोग डेली बेसिस पे इन क्वेश्चंस को कर रहे होते हो, आंसर कर रहे होते हो। ठीक है, और ये क्वेश्चंस आपकी डिसीजन मेकिंग में है बड़े हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इन सब का आंसर है क्या, तो ये है जब आप इस तरह के क्वेश्चन रेज करते हो तो आप बेसिकली क्या कर रहे होते हो, आप प्रोबेबिलिटी लिए चेक कर रहे होते हो। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी है क्या, इसको देखते हैं। प्रोबेबिलिटी इज द न्यूमेरिकल मेजर ऑफ लाइक्लीहुड दैट एन इवेंट विल अकर। जब आप किसी एक इवेंट के अकर होने के की लाइक्लीहुड के ऊपर जब उसको कोई न्यूमेरिकल मेजर असाइन कर देते हैं तो वो प्रोबेबिलिटी कहलाती है। कैसे, आपने एक घर मुकम्मल करना था, उसका 3 महीने का प्रोजेक्ट था, तो आप अंदाजा लगाते हो कि मेरे ख्याल से 70-80% जो है वो काम मुकम्मल हो जाएगा। ये जो 70-80% आपने न्यूमेरिकल मेजर दी, बेसिकली दैट इज दी प्रोबेबिलिटी। या आप किसी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है, तो आप कहते हो कि यार मुझे चांसेस हैं कि मैं 80-90% चांसेस है कि इनसे प्रॉफिट मुझे होगा। जो 80-90% आपने वैल्यू दी है, जो न्यूमेरिकल मेजर दी है, वो आप बेसिकली प्रोबेबिलिटी असाइन कर रहे हो। ठीक है,
Thus, probabilities can be used as measure of the degree of uncertainty associated with the four events provided listed. ठीक है, तो जब आप हमने इन जो चार क्वेश्चंस को जब कोई न्यूमेरिकल मैयर असाइन कर देंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन कर देंगे, तो वो आपकी प्रोबेबिलिटी कहलाएगी. ठीक है जी. Probabilities values are always assigned on a scale from 0 to 1. Probability जो है वो हमेशा जो है वो पॉजिटिव होती है. Probability can never be negative. ठीक है. अब probability near zero indicates an event is unlikely to occur. ठीक है, जब प्रोबेबिलिटी जीरो पे चली जाती है तो इसका मतलब है कि इवेंट जो occur नहीं हुआ. A probability near 1 indicates an event is almost certain to occur. और जब probability 1 होती है तो event जो है वो मुकम्मल तौर पे occur हो चुका होता है. कैसे एग्जांपल आप देखें, क्या चांसेस है कि कल सुबह बारिश होगी. ठीक है. ठीक है, हम लोग अक्सर अपने मोबाइल्स पे टेम्परेचर देख रहे होते हैं तो उसमें फोरकास्टिंग हो रही होती है, तो उसमें लिखा होता है 60% चांसेस है, 70% चांसेस है. ठीक है, तो हम लोग कहते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि कल सुबह बारिश होगी. अब अगर तो सुबह बारिश हो जाए, ठीक है, तो आपका इवेंट जो है वो टोटली अकर हो चुका है, वो आप उसकी प्रोबेबिलिटी 1 पे चली जाएगी. अगर बारिश नहीं हुई तो इवेंट जो है वो आपका बारिश था, वो अकर नहीं हुई तो आपका जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी. ठीक है. uh, if we consider the event rain tomorrow, we understand that when the weather report indicates a near zero probability of rain, it means almost no chance of rain. However, if a 0.90 probability of rain is reported, we know that rain is likely to occur. A 0.50 indicates that rain is just as likely to occur as not. और अगर 0.5% probability हो तो इसका मतलब है कि हो सकता है बारिश हो सकता है बारिश ना हो. ठीक है. फिर हम लोग देखते हैं एक्सपेरिमेंट्स क्या होते हैं, काउंटिंग रूल्स क्या होते हैं, और आप प्रोबेबिलिटी असाइन कैसे करते हो. ठीक है. हम अपने एक्सपेरिमेंट को डिफाइन करते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसको करने से आपको वेल डिफाइंड आउटकम्स हासिल हो जाए. ठीक है. कुछ एग्जांपल देखते हैं एक्सपेरिमेंट करने के. आपने एक कॉइन पकड़ा, उसको टॉस किया. ठीक है, आपने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया. अब उस एक्सपेरिमेंट के होने से जो वेल डिफाइंड आउटकम आए वो कौन से थे, या तो हेड आएगा या टेल आएगी. ठीक है. इसी तरह आपने एक किसी पार्ट की इंस्पेक्शन करनी थी, तो आपने उस पार्ट को सिलेक्ट किया, तो आपने क्या किया, वो एक्सपेरिमेंट किया. उसके पॉसिबल आउटकम क्या आ सकते हैं, या तो वो पार्ट जो है वो डिफेक्टिव होगा या नॉन डिफेक्टिव होगा. ठीक है. आपने एक कॉल की, सेल्स कॉल की, तो उसमें आपके पास जो आउटकम है वो क्या हो सकते हैं, या तो परचेज हो जाएगी या नो परचेज हो जाएगी. आपने एक डाई रोल किया यानी कि लूडो का दाना रोल किया, तो उसमें पास आपके पास ऑप्शन आउटकम्स क्या आएंगे, या तो एक आएगा या दो आएंगे या तीन आएगा या चार आएगा या पांच आएगा या छह आएगा. या आप फुटबॉल की गेम कर रहे होते हो तो उसके और पॉसिबल आउटकम्स क्या है, या आप विन करोगे या आप लूज करोगे या आप टाई होगा. ठीक है. तो एक्सपेरिमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसको जनरेट करने से आपके पास वेल डिफाइंड आउटकम्स आते हैं. ठीक है. जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल आउटकम्स आते हैं, ठीक है, उन उनको हम लोग सैंपल स्पेस कहते हैं. एंड द सैंपल स्पेस फॉर एन एक्सपेरिमेंट इज द सेट ऑफ ऑल एक्सपेरिमेंटल आउटकम्स. ठीक है जी. कैसे, देखें, मैंने एक्सपेरिमेंट किया, रोला डाइस, मैंने लूडो का दाना किया, उसमें सैंपल स्पेस का आएगा. सैंपल स्पेस मेरे होंगे जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं उसके. सैंपल स्पेस में मेरे पास 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा. सो दीज 6 आर माय सैंपल स्पेसिस. ठीक है. और जो एक्सपेरिमेंटल आउटकम होता है, अगर आप एक वैल्यू की बात करें तो वो आपका सैंपल पॉइंट कहलाता है. ठीक है. ये देखें, प्रोबेबिलिटी जो है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होती है और 1 तक जाती है. ठीक है. और 0.5 पे द occurrence of the event is just as likely as it is unlikely, कि हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता.
है जी। अब हम लोग थोड़ी सैंपल स्पेस की बात कर लेते हैं कि सैंपल स्पेस को आप डिफाइन किस तरह करते हो। आप पहला कंसीडर द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। आप एक टॉस कॉइन करते हो, ठीक है? तो जो उसका ऊपर वाला हिस्सा आएगा दैट इज आइदर हेड और अ टेल। तो आप अपनी सैंपल स्पेस किस तरह डोनेट करोगे? सबसे पहले आप लिखोगे रैंडम एक्सपेरिमेंट डेट इज इक्वल टू टॉस ए कॉइन। उसके नीचे आप सैंपल स्पेस लिखोगे। सैंपल स्पेस में आपके पास तमाम उस एक्सपेरिमेंट के जो पॉसिबल आउटकम्स हैं आप वो लिखेंगे, ठीक है जी। एस इज इक्वल टू हेड एंड टेल्स। आपने दूसरे पार्ट में देखा कि आपने सिलेक्टिंग ए पार्ट ऑफ इंस्पेक्शन करनी है, तो आपने रैंडम एक्सपेरिमेंट कौन सा परफॉर्म किया? सिलेक्टिंग ए पार्ट ऑफ फॉर इंस्पेक्शन के नाम से, ठीक है। उसके सैंपल स्पेस क्या थे? यहाँ तो वो डिफेक्टिव हो सकता है या नॉन डिफेक्टिव हो सकता है, ठीक है जी। और फिर हम लोगों ने रोल डाइस करके उसको चेक किया था। हम लोग पहले पार्ट के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर हमें कुछ मिले तो, नहीं तो इंशाल्लाह अगले पार्ट्स के तो ज़रूर होंगे। अच्छा नहीं है, मेरा हाल पहले पार्ट के नहीं है, क्योंकि पहला पार्ट जो है वो बिल्कुल बहुत बेसिक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखते हैं। अच्छा जी, तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि आपका एक्सपेरिमेंट क्या होता है। पहले हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन पढ़ी, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटल रैंडम एक्सपेरिमेंट पढ़ा, ठीक है। और फिर हम लोगों ने सैंपल स्पेस पढ़ा। अब हम लोग कुछ काउंटिंग रूल्स पढ़ते हैं, जिनमें काउंटिंग रूल्स होंगे, मल्टीपल स्टेप एक्सपेरिमेंट्स होंगे, कम्बिनेशंस होंगे और परमुटेशंस होंगे। सबसे पहला जो हम लोग पढ़ेंगे वो है मल्टीपल स्टेप एक्सपेरिमेंट। अभी तक तो हम लोगों ने एक ही कॉइन को टॉस किया, ठीक है। अब क्या होता है, सपोज करें आपने दो कॉइन टॉस करने हैं, ठीक है। तो आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या हो जाएगा? टॉस टू कॉइन्स, ठीक है। तो उसके लिए आप सबसे पहले जो है वो अपना सैंपल स्पेस ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और सैंपल स्पेस जो है वो आप किस तरह ड्रा करेंगे? तो ये देखिए, ये डायग्राम जो है डेट इज, इस डायग्राम को हम लोग ट्री डायग्राम कहते हैं। इसमें आप सबसे पहले क्या करेंगे, आपके पास स्टेप वन में क्या है? फर्स्ट कॉइन कॉइन है। और फर्स्ट कॉइन को टॉस करने में आपके पास क्या ऑप्शन हो सकती हैं? या तो आपके पास हेड आएगा या टेल आएगी, ठीक है। ठीक हो गया जी। सेकंड स्टेप में आपके पास क्या होगा? आपके पास अगर पहले दफ़ा एक दफ़ा आपने कॉइन टास्क किया, आपके पास हेड आ गया। अब आपने दूसरी दफ़ा कॉइन टास्क करना है, तो आप स्टेप टू पे चले जाएंगे। अब उसमें दो ऑप्शन है, यहाँ तो आपके पास हेड आएगा, यहाँ टेल आएगा, ठीक है। और अगर आपने पहला कॉइन टास्क किया, उसमें आपके पास टेल आ गया, तो जब आप दूसरी दफ़ा कॉइन टास्क करेंगे तो क्या होगा? अब उसमें भी आपके पास दो ऑप्शन है, तो यहाँ हेड आएगा, यहाँ टेल आएगा। तो आपकी सैंपल स्पेस कैसे जनरेट होगी? पहली दफ़ा आपने कॉइन टॉस किया तो आपके पास हेड आया, दूसरी दफ़ा भी आपने कॉइन टॉस किया तो आपके पास हेड आ गया। तो आपने सैंपल स्पेस में क्या लिख दिया? हेड, हेड एंड हेड, ठीक है। तो ये पहले एच का मतलब है कि पहली दफ़ा आपने कॉइन टॉस किया तो तब भी हेड आया, दूसरी दफ़ा आपने कॉइन टॉस किया तो हेड आया। जबकि आपने पहली दफ़ा कॉइन टॉस किया तो हेड आया, जबकि दूसरी दफ़ा कॉइन टॉस किया तो टेल आ गया। तो आपने इसको कैसे लिख दिया? एच एंड टी लिख दिया, एच कॉमा टी। तो इसका मतलब है पहले कॉइन पे हेड आया, दूसरे कॉइन पे टेल आ गया। इसी तरह आप देखें, पहले
दफा आपने कॉइन टॉस किया तो टेल आ गया, दूसरी दफा आपने कॉइन टॉस किया तो आपके पास हेड आ गया। ठीक है, तो आपका सैंपल स्पेस क्या बना, टी कमा हेड। ठीक है, और इसी तरह देखें आपके पहले स्टेप में आपका टेल आ गया, जबकि दूसरे स्टेप में आपने कॉइन टॉस किया तो फिर भी टेल आ गया, तो टेल कमा टेल आ गया। ठीक है, तो ये चार आपके जो है वो पॉसिबल जो है वो सैंपल स्पेस बन गए। ठीक है, और इसको काउंट करने का रूल क्या था, आप ये देखें आपके पास पहले स्टेप में कितनी ऑप्शंस थी, पॉसिबल आउटकम्स थी, दो थी। दूसरे में कितने थे आपके पास, दो थे आउटकम्स। तो n मल्टीप्लाई बाय n1 मल्टीप्लाई बाय n2 करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, तो आपके पास 4 जो है वो एक्सपेरिमेंटल आउटकम्स बनेंगे। और वो किस तरह बनाएंगे, आप ट्री डायग्राम के साथ बनाएंगे। और अगर आपको स्टेप 3 के अंदर कहा जाए कि तीसरी दफा कॉइन टॉस करें, तो फिर क्या होगा, इस हेड की भी ऑप्शंस दो बन जाएंगी, इस टेल की भी आगे दो बन जाएंगी, इस हेड की भी दो बन जाएंगी, इस टेल की भी दो बन जाएंगी। तो पहला जो है वो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, हेड कॉमा हेड, यानी कि पहले दफा भी हेड आया, दूसरी दफा भी हेड आया, तीसरी दफा भी हेड आया। ठीक है, तो उसके काउंटिंग रूल्स कितने हो जाएंगे, n1 भी 2 हो जाएगा, n2 भी 2 हो जाएगा, n3 भी 2 हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो आपके पास 8 जो है वो सैंपल स्पेस आपके पास क्रिएट होंगे। ठीक है, और अगर आपको इसी तरह 6 कॉइन्स का कहा जाए तो आप किस तरह करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज इक्वल टू 64 आपके पास आउटकम्स जनरेट होंगे। ठीक है जी, तो ये होता है आपका मल्टीपल स्टेप्स के साथ आप किस तरह काम करते हैं। ठीक है जी, हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग जो है वो ट्री डायग्राम बना लें, उससे ये है कि हमें बहुत आसानी हो जाती है अपने काम करने के हवाले से, या हमें सैंपल स्टेज जो है वो बड़ा इजीली डिफाइन हो जाता है। ठीक है, अच्छा, फिर हम लोग आप अभी तो हम लोग ट्री सिर्फ कॉइन की बात कर रहे हैं, लेकिन आप देखें कि आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में ये ट्री डायग्राम किस तरह से यूज होती है। So let us see how the counting rule of multiple step experiments can be used in analysis of a capacity expansion project for the Kentucky Power and Light Company, KPL. KPL is starting a project designed to increase the generating capacity of one of its plants in northern Kentucky. The project is divided into two sequential stages or steps. अब जो project है वो दो stages में divide किया गया है। पहला जो stage है वो क्या है, design, और दूसरी stage जो है वो construction की है। Even though each deal will be scheduled and controlled as closely as possible, management cannot predict beforehand the exact time required to complete each stage of the project. And analysis of similar construction project revealed possible completion time for the design stage of 2, 3, or 4 months, and possibly completion times for the construction stage of 3, 6, 3, 7, or 8 months. In addition, because of the critical need for additional electrical power, management set a goals of 10 months for the completion of entire project। ठीक है, अब देखें आपके पास दो चीजें आ गई, एक तो आपके पास स्टेज 1 है जिसमें आप डिजाइन कर रहे होते हो, ठीक है, और एक 2 है आपके पास स्टेज जिसमें आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो डिजाइन में आपके पास उसने क्या क्या है कि 2, 3 या 4 मंथ का डिजाइन है, और कंस्ट्रक्शन में आपके पास 6, 7 और 8 मंथ का जो है वो डिजाइन है। ठीक है जी, तो n1 आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, n2 क्या आपके पास हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई बाय आप 3 करेंगे तो आपके पास टोटल जो है वो 9 एक्सपेरिमेंट्स बनने चाहिए। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखिए उसने क्या क्या है, बिकॉज दिस प्रोजेक्ट हैज 3 पॉसिबल कंप्लीशन टाइम्स फॉर द डिजाइन स्टेज, 2 मंथ, 3 मंथ और 4 मंथ, and 3 possible completion time rules for the construction. Step 2, the counting rule for multiple step experiment can be applied here to determine a total of 3 multiplied by 3, that is 9 experimental outcomes. तो हम लोग उसको नोटेशन के साथ कैसे यूज करेंगे, to describe the experimental outcomes we use a two number notation. For instance, 2 and 6 indicates the design is completed in 2 months and the construction is completed in 6 months। ठीक है, तो ये 2, 6 का मतलब होगा कि पहला जो होगा वो आपकी वैल्यू डिजाइन की होगी, यानी कि डिजाइन आपका 2 महीने में कंप्लीट हुआ है, और कंस्ट्रक्शन जो है वो 6 महीने में कंप्लीट हुई है, तो इस पर टोटल मंथ कितने आएंगे, डेट इज 8 आएंगे। ठीक है जी, तो आए हम लोग देखते हैं कि आप इसको कैसे बनाएंगे अपने ट्री डायग्राम में। तो ये देखें, स्टेप 1 पे क्या था, आपके पास 3
ऑप्शंस थी, 2 मंथ्स, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स और 4 मंथ्स। और स्टेप 2 पे क्या था, आपके हर एक पॉसिबल 3 ऑप्शंस थे, 6 मंथ्स, 7 मंथ्स और 8 मंथ। इसी तरह 3 के साथ भी 6 मंथ, 7 मंथ और 8 मंथ। और 4 के साथ भी हर पॉसिबल आउटकम्स थी, 6 मंथ, 7 मंथ और 8 मंथ। तो आपने जो पहला किया 2 और 6 बना, ठीक है। इसका मतलब है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो कितने अरसे में कंप्लीट होगा, अ, उसमें 2 मंथ डिजाइन के लगेंगे और 6 मंथ कंस्ट्रक्शन के लगेंगे। जबकि दूसरे में आपने देखा टोटल जो है वो 8 मंथ्स लगेंगे। जबकि दूसरी दफा क्या हुआ, डिजाइन में 2 मंथ्स लगे और कंप्लीशन में 7 मंथ लगे, तो टोटल टाइम कितना हो गया, 10 मंथ हो गया। जबकि डिजाइन में 2 मंथ लगे, कंस्ट्रक्शन में 8 मंथ लगे, तो टोटल 10 मंथ का। इसी तरह आपने सारा कंप्लीट कर लिया। ये जो थी आपकी ट्री डायग्राम थी, ठीक है। और अगर आप इसी ट्री डायग्राम को आप लोग लिखना चाहें अपना टेबल की फॉर्म में, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। टेबल की फॉर्म स्टेज 1 में आपके पास 2 2 2 था, कंस्ट्रक्शन में आपने इस तरह लिखा, आपने एक्सपेरिमेंटल आउटकम्स लिखे और आपने टोटल प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम लिखा, ठीक है। तो इस तरह था आपके पास, ये हम लोगों ने देखा एक एग्जांपल के थ्रू। इसी का हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, एन एक्सपेरिमेंट हैज 3 स्टेप्स। अब जो आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने हैं उसके 3 स्टेप है। अभी तक तुम लोगों ने दो स्टेप्स का देखा, अब आपके पास 3 स्टेप्स हैं। विद 3 आउटकम्स पॉसिबल फॉर द फर्स्ट स्टेप। पहले में आप जो स्टेप है उसमें आपके पास 3 पॉसिबल आउटकम्स हैं। उसमें आप ले लें जैसे ए बी एंड सी, 2 आउटकम्स फॉर द सेकंड स्टेप। तो उसमें आप आगे ए के आगे भी 2 ऑप्शंस बनेंगे, बी के आगे भी 2 आउटकम्स बनेंगी, सी के आगे भी 2 आउटकम्स बनेंगे, एंड 4 आउटकम पॉसिबल। और तीसरे स्टेप में उनकी 3 4 जो है वो आउटकम्स होंगे। तो आपने बताना है कि आपके पास एक्सपेरिमेंटल जो है वो आउटकम्स कितनी आनी चाहिए। तो N1 हमारा जो है वो 3 पॉसिबल आउटकम्स है, N2 जो है वो 2 आउटकम्स हैं, और N3 जो है वो 4 है। तो आप 3 × 2 करेंगे 6 आ जाएगा, 6 × 4 करेंगे तो डेट इज 24। तो आपके पास जो टोटल एक्सपेरिमेंट बनेंगे वो 24 बनेंगे, ठीक है। आप लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है जी। और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम लोग इसको देख लेंगे। अगर कोई स्टूडेंट से ना हुआ तो हम लोग फिर इसको क्लास में जो है वो कर लेंगे, ठीक है जी। इसी तरह अब आपने क्वेश्चन नंबर 4 देखें। आपने क्या करना है, कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ 3 कॉइन्स। हम लोगों ने 2 कॉइन्स का देखा कि वो किस तरह बनते हैं। आपने ट्री डायग्राम बनानी है 3 कॉइन्स की, ठीक है। फिर आप लोगों ने तमाम जो एलिमेंट्स है वो एक्सपेरिमेंट्स के लिखने हैं, ठीक है जी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। In a city of Milford, application to zoning changes go through a two-step process. 2 स्टेप का प्रोसेस है जी। A review by the planning commission and a final decision by the city council. दो आपके रिव्यू टाइम का प्रोसेस है, ठीक है। जिसमें पहला जो है वो प्लानिंग कमीशन का रिव्यू होगा और उसके बाद जो फाइनल डिसीजन है वो सिटी काउंसिल का लेगी। अब पहले स्टेप में क्या होगा, स्टेप 1, द प्लानिंग कमीशन रिव्यूज द जोनिंग चेंज रिक्वेस्ट एंड मेक अ पॉजिटिव और नेगेटिव रिकमेंडेशन कंसर्निंग द चेंज। जो पहली स्टेप है वो प्लानिंग कमीशन रिव्यू करेगा जोनिंग चेंज के वाले से, और वो डॉक्यूमेंट्स देगा। यहाँ तो वो उसमें ऑप्शंस क्या है, यहाँ तो वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो स्टेप 1 आपका में क्या आएगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। और स्टेप 2 में क्या होगा, द सिटी काउंसिल रिव्यूज द प्लानिंग कमीशन रिकमेंडेशंस एंड देन वोट्स टू अप्रूव और डिसअप्रूव। और स्टेप 2 में क्या होगा, पॉजिटिव क्या होगा, आगे भी आपके 2 पॉइंट्स बनेंगे, जिसमें होगा अप्रूव और डिसअप्रूव, और नेगेटिव के आगे भी अप्रूव और डिसअप्रूव होगा, ठीक है जी। Say suppose the developer for an apartment complex submits an application for a zoning change. Consider the application process as an experiment.
हाउ मेनी सैंपल पॉइंट्स आर देयर फॉर द एक्सपेरिमेंट, लिस्ट द सैंपल पॉइंट्स। आपने एक्सपेरिमेंट के सैंपल पॉइंट्स लिखने हैं और आपके सैंपल पॉइंट्स कितने बनेंगे। N1 पे आपके पास दो हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, और N2 पे भी आपके पास दो हैं अप्रूव और डिसअप्रूवल। तो N1 मल्टीप्लाई बाय N2 करेंगे तो आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2, आपके पास 4 जो है वो एक्सपेरिमेंट्स बनेंगे और आपने इसका ट्री डायग्राम जो है वो कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है जी, जिस तरह हम लोगों ने ऊपर किया है। अच्छा जी, अब जो सेकंड है वो है कॉम्बिनेशन के हवाले से। अ सेकंड यूजफुल काउंटिंग रूल अलाउज वन टू काउंट द नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंटल आउटकम व्हेन द एक्सपेरिमेंटल involves selecting n objects from a usually large number set of n object. It is called counting rule for combination. ठीक है, आप क्या कर रहे होते हो, आप बड़े लार्ज एन ऑब्जेक्ट्स में से एक छोटा सा स्मॉल पॉट सिलेक्ट कर रहे होते हो, और आप वो सिलेक्ट किस तरह कर रहे होते हो, कॉम्बिनेशन के थ्रू। ठीक है, और इसका फार्मूला जो है डेट इज एन सी एन, जिसका आप एन सी एन लिखते हो, उसको आप एक्सपेंड करोगे तो एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय स्मॉल एन फैक्टोरियल एन माइनस एन फैक्टोरियल। फैक्टोरियल जो होता है वो होता है आपका उससे या उससे पहली वाली वैल्यूज आप माइनस कर देते हो। ठीक है, अगर कैसे, देखिए मैं अगर जीरो का फैक्टोरियल जो है वो हमेशा वन होता है। अगर मैं टू का फैक्टोरियल लूँ तो टू इंटू टू माइनस वन, यानी कि दो और दो से पीछे वाली जितनी वैल्यूज होंगी वो सारी मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अगर थ्री का फैक्टोरियल तो होगा तो थ्री मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय वन, डेट इज सिक्स। और अगर फोर का फैक्टोरियल लिया जाए तो फोर मल्टीप्लाई बाय थ्री मल्टीप्लाई बाय टू। ठीक है, फोर का फैक्टोरियल जो है वो 12 हो जाएगा। और इसी तरह फाइव का जो फैक्टोरियल है डेट इज फाइव मल्टीप्लाई बाय फोर मल्टीप्लाई बाय थ्री मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय वन, डेट इज इक्वल टू 120। फाइव मल्टीप्लाई बाय फोर 20, 20 मल्टीप्लाई बाय थ्री 60, 60 मल्टीप्लाई बाय टू 120। ठीक है जी, और ये देखिए द नोटेशन फैक्टोरियल मींस फैक्टोरियल जो आपके पास लगे थे। फॉर एग्जांपल फाइव फैक्टोरियल इज डेट इज फाइव मल्टीप्लाई बाय फोर मल्टीप्लाई बाय थ्री मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय वन, डेट इज 120। ठीक है जी, एग्जांपल देखते हैं। आपने एक किसी फर्म है और आप क्वालिटी मैनेजर हैं। ठीक है, किसी चीज़ की मैन्युफैक्चर हुई है और आप क्वालिटी इंस्पेक्टर हैं, तो आप जाहिर बात है अब सारी चीज़ें तो नहीं, सारी बोरियां तो नहीं खोल के चेक कर सकते ना, हर एक आइटम आप नहीं चेक कर सकते। तो आप क्या करते हैं, आप कोई दो चार आप पीस लेना चाहते हो और उनकी बेस के ऊपर आप सिलेक्ट करते हो। तो यहाँ पे देखें example is consider a quality control procedure in which an inspector randomly selects two of five parts to test for defects। वो क्या करता है, दो पार्ट्स पांच पार्ट्स उसको दिखाए जाते हैं जिनमें वो दो पिक कर लेता है, और उसने चेक क्या करना होता है कि क्या ये आइटम जो है वो डिफेक्टिव है या नॉन डिफेक्टिव है। इन ए ग्रुप ऑफ फाइव पार्ट्स हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस ऑफ टू पार्ट्स कैन बी सिलेक्टेड। या इस तरह कर लें, मेरे पास पांच बच्चे हैं। ठीक है, उनमें से मैंने दो बच्चे जो है वो सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, अब वो कौन सा रूल होगा जिनमें मैं उन दो बच्चों को सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, तो उसका जो फॉर्मूला है वो डेट इज मेरे पास पांच स्टूडेंट्स है, डेट इज कैपिटल एंड फाइव था स्मॉल। मुझे चाहिए कितने लोग थे, दो लोग चाहिए थे, तो स्मॉल एंड टू हो गया। आपने उसको फार्मूला में प्लेस किया, फाइव सी टू, फाइव फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई टू फैक्टोरियल, फाइव माइनस टू फैक्टोरियल, और आपके पास जो है 120 डिवाइडेड बाई 12 आ गया, तो आपके पास आंसर आ गया 10। ठीक है, तो आपके पास 10 पॉसिबल आउटकम्स थे जिनके थ्रू मेरे पास 10 पॉसिबल आउटकम्स थे जिनके थ्रू मैं उन 10 जो दो बचे थे उनको सिलेक्ट कर लेता था। कैसे, सपोज करें जी मैं उन पांच बच्चों को नाम दे देता हूँ जो ए बी सी डी ई। ठीक है, तो अब मैंने दो बच्चों को सिलेक्ट करना है, तो वो किस तरीके से हो जाएंगे, या तो ए बी होगा या ए सी होगा या ए डी होगा या ए ई होगा, या फिर बी सी होगा बी डी होगा बी ई होगा,
या फिर सी डी सी ई या फिर डी ई के थ्रू। ठीक है जी। ये जो आपके लकी ड्रॉ होते हैं वो भी इसी तरह ही होते हैं। वो किस तरह एग्जांपल देखिएगा। कंसीडर द that the Florida lottery system uses the random selection of 6 integers from a group of 53 to determine the weekly winner. And the counting rule for combination that is you can be used to determine the number of ways 6 different integer can be selected from a group of। आपके पास इंटीजर कितने थे 53 थे, आपने सिलेक्ट कितने करने थे 6 करने थे। तो 53 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल 53 माइनस 6 फैक्टोरियल आपने सम किया। तो आपके पास जो थे वो 23 मिलियन एक्सपेरिमेंटल आउटकम्स थे आर पॉसिबल इन द लॉटरी ड्रा। ठीक है, यानी कि अगर किसी बंदे ने एक टिकट परचेज किया हुआ है लॉटरी ड्रा का या प्राइस बॉन्ड का, तो उसके पास एक चांस है कितने में से 22,957,480 ऑफ विनिंग में। ठीक है जी। अच्छा, कॉम्बिनेशन का जो है वो अ, जो है टेक्निकलिटी ये है कि कॉम्बिनेशन में जो है वो आपका पोजीशन जो है वो इतना मैटर नहीं रख रही होती। जबकि ठीक है, चाहे ए बी आ जाए चाहे बी ए आ जाए, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर मुझे पोजीशन से फर्क पड़ता हो तो फिर आप कौन सा मेथड यूज करेंगे। द नेक्स्ट मेथड इज permutation। Permutation क्या है? A third counting rule that is sometimes useful is the counting rule for permutation. It allows one to compute the number of experimental outcomes when n objects are to be selected from a set of n objects where the order of selection is important। जहाँ पे आपका ऑर्डर जो है वो इम्पोर्टेंस रखता हो, वहां पे आप जो है वो आपका जो काउंटिंग रूल है वो परमुटेशन लगेगा। और the same n objects selected in different order are considered a different experimental outcome। और परमुटेशन का जो फार्मूला वो ये है एन पी एन, that is n factorial n c n p n factorial n factorial n minus n factorial। कॉम्बिनेशन में आपने देखा कि यहाँ पे जो है n minus n factorial जो नीचे है उसके साथ n factorial ऐड हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है क्योंकि n factorial बाहर है तो वो उसके साथ कैंसिल हो जाएगा। हम लोग ऊपर वाली एग्जांपल ही देख लेते हैं। अब देखिए 5 मेरे पास स्टूडेंट है, मैंने 2 स्टूडेंट जो है वो सिलेक्ट करने हैं, लेकिन उनका ऑर्डर जो है वो मेरे पास इम्पोर्टेंट है। यानी कि अगर पहला जैसे हम लोगों ने देखा ऊपर काउंट जो है हम लोगों ने कॉम्बिनेशन में देखा कि चाहे ए बी हो बी ए हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब उससे फर्क पड़ता हो तो फिर आप किस तरह करेंगे। वही देखिए एग्जांपल है। तो आपके पास 5 मेरे पास स्टूडेंट्स है, 2 मैंने स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं, तो एन आपके पास कैपिटल एन जो है वो 5 हो जाएगा, स्मॉल एन जो है वो 2 हो जाएगा। तो आप 5p2 करेंगे 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। तो आपके पास जो आंसर है वो 20 आ जाएगा। तो आपके पास 20 पॉसिबल आउटकम्स हैं जिनमें से हम लोग 2 जो है वो स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करेंगे। वो किस तरह होंगे फर्ज करें मैं उनका उसी तरह उनको असाइन कर देता हूँ, ए बी सी डी ई कर देता हूँ। तो आप देखिएगा कि उनको मैं किस तरह करता हूँ, ए बी ए सी ए डी ए ई। ठीक है जी। फिर आपके पास बी ए बी सी बी डी और बी ई। इसी तरह आपके पास सी ए सी बी सी डी और सी ई आ जाएगा। फिर आपके पास डी ए डी बी डी सी और डी ई आ जाएगा। और इसी तरह आपके पास ई ए ई बी ई सी और ई डी आ जाएगा। ठीक है जी। इस तरह आप परमुटेशन कैलकुलेट करेंगे। इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 देखें। हाउ मेनी वेज कैन 3 items be selected from a group of 6 items? Use letters A, B, C, D, E, and F to identify the items and list each of the different combinations of 3। तो अब आपको क्या यूज करना है, कॉम्बिनेशन यूज करना है। तो आप क्या करेंगे 6 से 3 कर लेंगे
ठीक है। तो आपके पास जितने भी बनेंगे वो आप उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। उसमें आप देखिएगा क्या आपके कितने बनेंगे, ए बी, ए सी, ए डी, ए ई, ई एफ, ए एफ आ जाएगा, फिर बी सी, बी डी, बी ई, बी एफ, देन आपके पास सी डी, सी ई, सी एफ आ जाएगा, देन आपके पास डी ई, डी एफ, देन आपके पास ई एफ आ जाएगा। ठीक है। और इसी तरह नीचे वाले में आपने परमुटेशन के थ्रू करना है। ठीक है, ठीक होगा जी। तो यहाँ पे देखें आप क्वेश्चन नंबर 9, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग यूजेस a sample of size n from a population of size n to obtain data can be used to make inference about the characteristic of population. Suppose that from a population of 50 आपके पास n कैपिटल n जो है वो 50 है, we want to take a random sample of 4 accounts, आपके पास जो small n है वो आपके पास 4 है. In order to learn about the population, how many different random samples of 4 accounts are possible? तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो कॉम्बिनेशन के थ्रू होगा और उसका फॉर्मूला है एन सी एन, यानी कि 50C4, आप उसके थ्रू उसको करेगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि आप अपने एक्सपेरिमेंटल यूनिट आउटकम्स को आप प्रोबेबिलिटीज असाइन किस तरह करते हैं। ठीक है। And now let us see how probabilities can be assigned to experimental outcomes. The three approaches most frequently used are classical, relative frequency and subjective method. ठीक है। तो सबसे पहला जो है वो आप देखें, आपकी जो प्रोबेबिलिटी है उसका रूल ये है कि प्रोबेबिलिटी जो है वो हमेशा 0 और 1 के दरमियान रहनी चाहिए। ठीक है। एंड देन सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज मस्ट बी इक्वल टू 1। दो प्रोबेबिलिटी की बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। द फर्स्ट वन इज दैट प्रोबेबिलिटी कैन नेवर नेवर बी नेगेटिव, यानी कि प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 से नीचे कभी नहीं होगी। ठीक है। एंड द सेकंड वन इज सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज मस्ट बी इक्वल टू 1। ठीक है। अच्छा, फिर आपका मेथड आ जाता है क्लासिकल मेथड। इसमें आप करते क्या हैं, जब आपके पास एक्सपेरिमेंटल आउटकम्स की इक्वली चांसेस हों सबके एक जैसे आने के, ठीक है, तो तब आप उनको क्लासिकल मेथड के थ्रू असाइन कर रहे थे प्रोबेबिलिटीज। कैसे, हमने टॉइस कॉइन जो है वो टॉस किया, तो हेड के आने के कितने चांसेस थे, 1/2। ठीक है जी। और टेल के आने के कितने चांसेस थे, 1/2। और आपका जो है वो जब आपने रोल डाई किया उसके 6 आउटकम्स थे, तो 3 आने के कितने चांसेस थे, 1/6। और 6 आने के कितने चांसेस है, 1/6। तो जब आप इक्वल प्रोबेबिलिटीज असाइन करेंगे तो वो आपका क्लासिकल मेथड में आ जाएगा। ठीक है जी। यही लिखा हुआ है यहाँ पे। Relative frequency method जो है of assigning probabilities is appropriate when data are available to estimate the proportion of the time the experimental outcome will occur if the experiment is repeated over a large number of time। ठीक है। एग्जांपल देखिएगा, a study of waiting time in X-ray department for a local hospital, a clerk recorded the number of patients waiting for the service at 9 a.m. on 20 consecutive days। आप फर्ज करें किसी हॉस्पिटल जाते हैं और आप लोग जाके आपने एक्सरे करवाना होता है, तो रोज आप 9 बजे वहाँ पे जो बंदा बैठा होता है वो रिकॉर्ड कर रहा होता है। तो वो देखें क्या होता है,
2 दिन ऐसे होते हैं डाटा में जब कोई भी पेशेंट जो है सुबह 9 बजे वेट नहीं कर रहा होता। ठीक है? 5 दिन नंबर ऑफ डेज़ आउटकम अकर्स का मतलब ये है कि 5 दिन ऐसे हैं जब सिर्फ़ एक बंदा जो है वो पेशेंट जो है वो वेट कर रहा था। 6 दिन ऐसे हैं जब 2 पेशेंट वेट कर रहे थे, 4 दिन ऐसे थे जब 3 पेशेंट वेट कर रहे थे, 3 दिन ऐसे थे जब 4 पेशेंट वेट कर रहे थे। ठीक है जी? तो आपके पास टोटल जो थे वो 20 थे, तो अब आप फ्रीक्वेंसी जब आप प्रोबेबिलिटी असाइन करेंगे तो 2 डिवाइडेड बाय 20, 5 डिवाइडेड बाय 20, 6 डिवाइडेड बाय 20, 4 डिवाइडेड बाय 20, 3 डिवाइडेड बाय 20 करेंगे तो इस तरह आप रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के थ्रू आप जो है वो प्रोबेबिलिटीज असाइन करेंगे। हम लोगों ने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर पढ़ा भी था और ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो सम है वो हमेशा 1 के बराबर होना चाहिए। और जो तीसरा मेथड है दैट इज योर सब्जेक्टिव मेथड ऑफ assigning probability is most appropriate when one cannot realistically assume that the experimental outcomes are equally likely and when little relative data are available। ठीक है? और जब आपके पास इक्वल आपके पास नहीं होता एक्सपेरिमेंटल जो आउटकम्स हैं आप उनको इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते या आपके पास कोई रिलेटिव डाटा भी अवेलेबल नहीं होता तो फिर जो है वो हम लोग सब्जेक्टिव मेथड के थ्रू जाते हैं। ठीक है? When the subjective method is used to assign probabilities to the experimental, वो may use any information available। जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है हम उसी की बेस के ऊपर उनकी probabilities निकाल लेते हैं such as our experience or intuition। After considering all available information, a probability value that expects our degree of belief on a scale of from 1 that the experimental will occur is specified because subjective probability expresses a person degree of belief, it is personal। Using the subjective method, different people can be expected to assign different probabilities to the same experimental outcome। ठीक है? क्योंकि आपका इसमें पर्सनल बिलीव होता है। ठीक है? तो हो सकता है मैं फर्ज करें जी मैं अपने घर से निकलता हूँ और मैं कहता हूँ जी 90% चांसेस है मैं जो है वो क्लास में पहुंच जाऊंगा और जितने जो है वो हमारे स्टूडेंट जो हैं वो होस्टाइड हैं वो जब भी रोज उठते हैं और क्लास लेने के लिए यूनिवर्सिटी रवाना होते हैं तो उन अपने जेहन में एक अंदाजा लगाते हैं कि यार मैं 60% टाइम है मैं 60% चांसेस है कि मैं क्लास में पहुंच पाऊंगा। वो कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैं 70% श्योर हूँ कि मैं क्लास में पहुंच पाऊंगा, कुछ लोग कहते हैं मैं 100% हूँ। तो जब आप इस तरह कर रहे होते हो आप पर्सनल बेसिकली कर रहे होते हो तो वो आपका जो मेथड है वो सब्जेक्टिव मेथड कहलाता है। ठीक है जी? तो इंशाल्लाह अभी तक हम लोगों ने आज जो है वो कुछ पहले हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी पढ़ी है, बेसिक प्रोबेबिलिटी। उसमें हम लोगों ने क्या किया जब हम लोग अपने इवेंट्स की लाइक्लीहुड होने के चांसेस को जब कोई न्यूमेरिकल मेजर दे देते हैं तो वो हमारी जो है वो
प्रोबेबिलिटी क्या रहती है। फिर हम लोगों ने कुछ सैंपल स्पेसेस पढ़े, रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना देखा। फिर उसके ऊपर हम लोगों ने देखा कि सैंपल स्पेस कैसे डिफाइन होती है। फिर उसी के ऊपर हम लोगों ने देखा कि काउंटिंग रूल्स पढ़े, जिसमें हम लोगों ने मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स करना सीखे। फिर हम लोगों ने कॉम्बिनेशन के रूल्स पढ़े, फिर हम लोगों ने परमुटेशंस के रूल पढ़े, उससे रिलेटेड हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देखे। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आप लोगों ने एक्सरसाइज में से अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है जी। न- जो भी आप लोगों को कंफ्यूजन कोई प्रॉब्लम आएगी, हम लोग इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट क्लास में इसको जो हमारी रेगुलर क्लास होगी उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी। ये जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों ने जरूर अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है जी। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। ठीक है जी। थैंक यू।